हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, दिन के 2 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हमारी टीम आती है जिसमें जनरल स्टडीज के अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आ गया हूँ। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छे से आज इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन और किसके बारे में बात करेंगे? कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तटीय मैदान। अब आप सोचेंगे सर ये तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स एक्चुअल में क्या है? तो मान लिया जाए कि भाई ये इंडिया है और इंडिया के पास अगर हम यहां पर देखें तो ये गुजरात है, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज गोवा। अब इन वाले रीजन्स पे अगर आप जाएंगे तो भाई गुजरात महाराष्ट्र में अगर एक प्लेस देखते हैं तो एक बॉम्बे है जिसका अब नाम मुंबई हो चुका है। तो अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में आप देखते हैं कि मुंबई के पास ही आपको एक सी दिखता है, मरीन ड्राइव वगैरह आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? अरेबियन सी मिलेगा। तो अरेबियन सी जो दिख रहा है वो क्या हो गई? एक वाटर बॉडी हो गई। तो वाटर बॉडी के पास वाला जो लैंड होता है, प्लेन का मतलब क्या हो गया? मैदान हो गया। प्लेन मतलब मैदान, और कोस्ट का मतलब हो गया तट हो गया। तो तट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम गए मुंबई और मुंबई में हम जुहू बीच पर हैं, तो मुंबई का अगर जुहू बीच पर कोई घूम रहा है तो बेसिकली वो जो कोस्ट है, मतलब ये तो पूरा का पूरा इधर वाला जो पार्ट हो गया वो तो सी हो गया। जैसे ये मान लिया जाए ये पूरा का पूरा सी वाला रीजन है, दिस इज अरेबियन सी। लेकिन जहां आप घूम रहे हैं जिस लैंड पार्ट पर, वो लैंड पार्ट कौन सा है? तो वो मान लिया जाए, जैसे मैंने जुहू बीच का एग्जांपल दिया, तो जुहू बीच वाला जो रीजन हो गया, ये बीच वाला जो रीजन है ये क्या है? मैदान है, जहां आप चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज होती है कि भाई सी के पास जो लगा हुआ लैंड होता है, जो भूमि होती है, जो मैदान होता है, वो है किसी तट के पास। तट मतलब कोस्ट के पास। तो ऐसे मैदानों को कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया के पास इतना सारे जो है वाटर बाउंड्री है, लगभग इंडिया के पास 7516.6 किलोमीटर की जो है क्या है? वाटर बाउंड्रीज है। हमारे पास 7516.6 किलोमीटर्स की वाटर बाउंड्री है। जब इतनी बड़ी वाटर बाउंड्री होगी तो क्या हमारे पास प्लेन नहीं होगा? होगा। तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? उसको कोरा मैदान नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप गंगा के आसपास के एरिया में देख लें, जैसे यूपी वाला रीजन देख लें, बिहार वाला रीजन देख लें, तो ये वाला जो रीजन है ये आपका तटीय मैदान नहीं है, ये तट के पास वाला मैदान नहीं है। ये भी एक मैदान है, ये भी एक प्लेन है, बट इट इज अ नॉर्मल प्लेन, ये एक सामान्य मैदान है। लेकिन जब हम मुंबई की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, कर्नाटका में चाहे मोरमुगांव की बात करें, गोवा की बात कर लें, केरला का जो प्लेस है कोल्लम वगैरह, या फिर तमिलनाडु का मद्रास की अगर कंसिडर किया जाए, विशाखापट्टनम की बात करें, ये सारी ऐसी जगहें हैं जो तट के पास हैं। और ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने मेन शहरों के नाम बताए। जो भी ऐसा लैंड हो जो कहीं ना कहीं समुद्र को टच करता हो, उस पार्ट को क्या कह देते हैं? हम उसको हम कोस्ट कह देते हैं। तो आज इसी कोस्ट को हम लोग समझेंगे। तो शुरू करेंगे सेशन। इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको गैदर करनी है। तो रोजाना दिन के 2 बजे जो है हमारी टीम अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। तो जिसमें सैटरडे के दिन हम क्या पढ़ते हैं? तो सैटरडे के दिन होता है ज्योग्राफी का सेशन। इसके अलावा मेरा एक सेशन आपको और मिलेगा, वो होगा ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे के दिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अलावा 2 बजे ये जो है सैटरडे को ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और रोजाना सुबह 8 बजे एक सेशन होता है मेरा 8 AM, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रोजाना 8 बजे और दिन के 3 बजे, मतलब इस सेशन के बाद भी आपको एक सेशन मिलेगा जो रोजाना होता है। इसके अलावा सुबह 8 बजे भी एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है साइंस से रिलेटेड। यहाँ पर हम मेंस के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं 3 बजे। तो ये अभी जो है प्रॉपरली जो है आपके सेगमेंट्स इस तरीके से डिवाइडेड है, तो इन लेक्चर्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस मेल आईडी पर आपको कोई भी डाउट है मेल कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो दिस इज द टेलीग्राम लिंक वेयर यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक। तो अब देखिए, ये आपको दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? ये तो समुद्र हो गया, सी या ओशियन का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो पार्ट है जहां से लैंड चालू हो रहा है, इस लैंड वाले हिस्से को आप क्या कहेंगे? तो इस लैंड वाले हिस्से को सिर्फ लैंड या मैदान नहीं बोला जाएगा, इसको कहा जाएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब दिस इज द कोस्टल प्लेन।
ये है कोस्टल प्लेन, ये है तटीय मैदान। तो इस मैदान की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया के पास ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। इन सबके पास क्या है? इनके सबके पास तटीय मैदान है, सबके पास है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे, जो हम पढ़ भी चुके हैं। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो इनके आसपास भी जो लैंड होगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको कोस्टल प्लेन्स ही कहेंगे, आप उसको तटीय मैदान ही कहेंगे। तो इंडिया के पास टोटल जो है 7516.6 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री है। तो जब इतनी बड़ी वाटर बाउंड्री होगी तो पानी की जो जल सीमा है उसी के बाद तो थल भी आएगा और इसके इस तरफ पानी आएगा। तो ऐसा जो लैंड है उसको कोस्ट कहा जाता है, जो इनके पास वाला लैंड होता है। मतलब वाटर से आप जब लैंड की तरफ जाते हो तो उसको आप क्या कहते हो? कोस्ट कहते हो। तो देखते हैं तो क्या है। अ कोस्टल प्लान इज अ फ्लैट लो लाइंग लैंड adjacent to a sea coast. Some of the largest coastal plains are in Alaska. अलास्का में बहुत बड़े बड़े कोस्टल प्लेन्स हैं। एंड द साउथ ईस्टर्न यूएसए। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में तो यूएसए के पास काफ़ी बड़े बड़े मैदान हैं। सबसे जो अगर हम बात करें अलास्का वाला जो रीजन हो गया, मियामी का नाम सुना होगा, लार्जेस्ट जो आपका बीच भी देखने मिलता है। वैसे सबसे बड़ा जो बीच है वर्ल्ड का उसका नाम है कॉक्स बाजार बीच। कॉक्स बाजार बीच जो है ये बांग्लादेश में है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा इंडिया का जो सबसे बड़ा बीच है वो मरीना बीच है चेन्नई में। लेकिन जो सबसे बड़ा एरिया वाइज बीच है उसको कहा जाता है मियामी। तो जो आपका बीच वाला रीजन होता है उसी को आप कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी अलास्का की, साउथ ईस्टर्न यूएसए की। यहाँ पर बड़े बड़े जो है तटीय मैदान मिलते हैं। तो एक तटीय मैदान समुद्र तट से सटे समतल हैं, नीची भूमि है। कुछ सबसे बड़े तटीय मैदान अलास्का और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भाई ये जो है हमें कोस्टल प्लेन्स देखने मिलते हैं अलग अलग रीजन्स पे। तो आप देखिए इन कोस्ट को अगर हम जैसे इस तरफ जाएं, यहाँ पे तो पानी मिलेगा, लेकिन जब इस लैंड पर जाएं तो इस लैंड वाला जो रीजन है यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, हम लैंड की बात कर रहे हैं। इनके कुछ नाम हैं, इन नाम को आज समझने वाले हैं हम। जैसे कि मलाबार तट किसको कहा जाता है? मलाबार तट, कोणकण तट। इसी के अलावा यहाँ पे कैनेरा तट है, ये जो है काठियावाड़ तट या कच्छ का तट या कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार या फिर उत्कल तट या उत्कल मैदान। ये क्या नाम होते हैं आज समझेंगे कि भाई ये एग्जाम में आ गए तो हम क्या आंसर लिख कर आएंगे। तो देखते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड कोस्ट लाइन प्लस कोस्ट लाइन ऑफ 14.16 किलोमीटर ऑफ इंडियन आइलैंड टचिंग 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज। अब देखा जाए तो भाई क्या होता है, भारत के पास है 7516.6 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री, जल सीमा। अब इस जल सीमा में हमारे जो इंडियन स्टेट्स आ गए, ये वाले जो स्टेट्स आ गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला जो ये रीजन है, इनका अगर हम काउंट देखते हैं तो 6100 किलोमीटर्स मिलता है। ये आइलैंड है, इनके पास है 1416 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर हम बोल देते हैं कि हमारे पास 7516.6 किलोमीटर की जो है जल सीमा है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूटती है। तो इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए और आपका 9 राज्य भी हो गए। जैसे यहाँ महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, गुजरात हुआ। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला 5 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 4 राज्य। तो 5 और 4 9 हो गए। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये 2 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दादर नागर हवेली, दमन दीव जो है, अब इनको मिलाकर तो एक ही बना दिया गया, और पुडुचेरी भी है, वो भी तट के पास पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो आपका प्रायद्वीप पठार हम पढ़ चुके हैं, इनके दोनों तरफ हमको ये देखने मिलते हैं। तो एक है हमारा पश्चिमी तट, एक है हमारा पूर्वी तट। तो भारत के तटीय मैदान भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के साथ प्रायद्वीप पठार के दोनों ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर भी आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे। ये रीजन भी कोस्टल प्लेन, ये रीजन भी कोस्टल प्लेन। तो इसी रीजन को हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये कोस्टल प्लेन्स के नाम क्या क्या हैं। कहाँ काठियावाड़ तट कहा जाएगा, कहाँ पर कोंकण तट कहा जाएगा, कहाँ पर कच्छ का तट कहा जाएगा, कहाँ पे कैनेरा तट कहा जाएगा, कहाँ मलाबार तट कहा जाएगा। तो इनके नाम समझ लिए तो इंडिया में समझने आने लगेंगी चीज़ें। देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया।
तो ये बताया जाता है दे एक्सटेंड अबाउट 6150 किलोमीटर फ्रॉम द रण ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो ये अगर हम तट की बात करें, कोस्टल प्लेन्स के इंडिया की, तो ये हम बात कर रहे हैं भारत के तटीय मैदान। तो भारत के तटीय मैदान की जब हम बात करेंगे तो हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि इनका एक्सटेंशन कितना है, ये जो है 6150 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। पश्चिम में कच्छ के रण के पूर्व से, जो रण ऑफ कच्छ है वहां से चलते हुए पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। और दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये दो भागों में बटे हुए हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक है आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो आपका इंडिया के ये दो पार्ट्स हो गए। यहां वाले जो मैदान हो गए इनको बोलोगे पूर्वी तट, इनको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट, और ये वाला जो है ये हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट, मतलब पश्चिमी तट। तो यही दोनों को तो हमें पढ़ना है, इन्हीं को समझना है। तो देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम कहां से, तो शुरुआत करते हैं हम पूर्वी तट से। पूर्वी तट, पूर्वी तट मतलब ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम बात करें तो भाई जो उड़ीसा वाला जो रीजन है, इस उड़ीसा वाले रीजन को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है उत्कल प्लेन। उड़ीसा के पास जो जगह है उसको कहा जाता है उत्कल, उत्कल का मैदान, ये उड़ीसा में ही है। तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा के एकदम नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब आपका जो उड़ीसा का उत्तरी भाग है, और कुछ आपका यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है ये मिलेगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर आए तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश ही है आपका। आंध्र प्रदेश के बाद ये पूरा उड़ीसा है, और फिर आपको उड़ीसा के बाद यहाँ मिल रहा है वेस्ट बंगाल। तो समझिए जो उड़ीसा का मैदान है पूरा का पूरा, इसको आप क्या बोल देते हैं, इसको उत्कल मैदान कह देते हैं। कुछ उत्कल का मैदान पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, तो इसको जो है आपका उत्कल का मैदान क्या कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरा तमिलनाडु, पूरा का पूरा तमिलनाडु और कुछ भाग आंध्र प्रदेश का, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसको क्या कहेंगे हम, कोरोमंडल तट कहेंगे, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट एक ऐसा रीजन होता है जिसको पानी कब मिलता है, तो यहां पर वर्षा होती है, यहां पर रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, मतलब उत्तर पूर्वी जो मानसून आएगा उससे किसको वर्षा मिलेगी, तो ये वाले तट को मिलेगी, कोरोमंडल तट को। तो कोरोमंडल तट पूरा तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद पूरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसको आप कंबाइनली जो है ये वाला जो रीजन है इसी को आप बोल देते हैं उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है इसको कंबाइनली। तो याद रख लेंगे ये ऊपर वाला भाग उत्तरी सरकार कहलाता है और इसके नीचे वाला कोरोमंडल कहलाता है। उसी में उड़ीसा की कुछ जगह हैं जहां पर उत्कल तट कहा जाता है। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में आपने मॉनसून में पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ 80% जो वर्षा होती है, 80% जो रेनफॉल होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है। इसके अलावा जो 20% वाटर गिरता है कोरोमंडल तट पे और लद्दाख वाले रीजन में, वो किससे मिलता है हमको, तो वो मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वर्षा जो मिलेगी आपको, ये कब मिलेगी, तो ये बाद में मिलेगी, मतलब दिसंबर जनवरी के बाद जो है ये रेनफॉल होती है। तो इसलिए जो तमिलनाडु में पानी गिरता है वो कभी भी जून जुलाई में नहीं सुनेंगे। जून जुलाई में तो उनके यहाँ काफी सूखा पड़ रहा होता है, लेकिन जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तब जाकर उनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल होना चालू होती है। तो ये बात समझ में आई। अब देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, तो ये लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट आप पढ़ ही चुके हैं, एंड द बे ऑफ बंगाल। तो जो आपका ईस्टर्न घाट हो गया, जिसमें याद करिए आपने निमलगिरी पढ़ा, आपने महेंद्रगिरी पढ़ा, ईरामल्ला, जवाड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, वो सारी हिल्स पढ़ाई थी। तो ये जो है ईस्टर्न घाट्स हो गया, और ईस्टर्न घाट के इस तरफ वेस्ट बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल हो गया। तो आपका ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला जो रीजन है इसको आप क्या कह रहे हो, इसको आप कह रहे हो ईस्टर्न कोस्ट, मतलब आपका पूर्वी तट। तो इस तट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पूर्वी घाट पहाड़ियां और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो स्थित है उसी को आप पूर्वी घाट तट कहा जाता है।
अब देखा जाए तो ये देखिए यहां पर देखने मिलता है कि जो आपका यहां पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो पूरा इस पे क्लैरिटी हो जाएगी। नाम याद करने में दिक्कत नहीं होती है, बात ये होती है कि ये है आपका पूर्वी घाटी। अब यहां पर जो चीज है वो आपसे इसलिए भी ये ऐसी पूछी जाती है कि ये जो लैंड होता है ना, कोस्ट क्या होता है, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई तट कैसा है, तो तट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है। आप किसी कोस्टल रीजन पे जाएंगे, कोई तटीय क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा ठंड नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा जो है वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, मतलब आर्द्रता का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ऐसे लैंड का जो मौसम होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये मौसम क्या मतलब, जैसे ही आप बीच मतलब जहां पे पानी खत्म हुआ उसके बस 1 किलोमीटर बाद खत्म हो जाता है, या 2 किलोमीटर बाद खत्म हो जाता है, या 3 किलोमीटर बाद खत्म हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो क्लाइमेटिक रीजन कितने आगे तक जा रहा है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि आपने हीटर जला के रखा है, हीटर जलाने के बाद उस हीटर से आपको गर्मी मिल रही है, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर वो हीटर जल रहा है और आपको गर्मी दे रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि उस कमरे से निकलने के बाद आप 100 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वो भी हीटर तब भी आपको गर्मी देता रहेगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, वो तो जो उसकी रेंज है वहीं तक देता रहेगा। तो ऐसे ही कोस्ट होते हैं, कोस्ट की भी एक रेंज होती है कि इस रेंज में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी विशेषताएं नजर आती हैं कि वो तट के पास है, तो उसको हम बोल देते हैं तटीय मैदान। तो जब हम पश्चिमी घाटी पहाड़ी पढ़ते हैं तो पश्चिमी घाटी में जो तटीय मैदान की लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जब हम पूर्वी घाटी पहाड़ी पढ़ते हैं तो उनके अंदर लेंथ ज्यादा होती है। मतलब ईस्टर्न कोस्ट का जो लेंथ है वो ज्यादा है, लगभग 100 से 130 किलोमीटर है। लेकिन जब हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट में बताया जाता है कि ये जो रेंज है लगभग 60-65 किलोमीटर पर जाकर खत्म हो जाती है। मतलब ये पूछ लिया जाए एग्जाम्स में कौन सा मैदान सबसे बड़ा है, तो पूर्वी घाटी पहाड़ी के पास वाला, मतलब जो पूर्वी तटीय मैदान है उनकी चौड़ाई बड़ी है, आपका जो पश्चिमी घाटी पहाड़ी है उनकी चौड़ाई कम है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका क्या रीजन होगा? कोस्ट तो दोनों ही है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, नाम ही तो बदला है। लेंथ कैसे बदल गई, वो भी 40-50 किलोमीटर? वो इसलिए बदल गई क्योंकि देखा जाता है यहां पर है आपका पश्चिमी घाटी पहाड़ी। अब पश्चिमी घाटी पहाड़ी कैसी है, पूरी कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है। तभी तो हमने गैप पढ़े थे, बोरघाट गैप, थलघाट गैप, पलघाट गैप, शेनकोट्टा गैप, उनमें से रास्ते बनाने के लिए हमें पहाड़ काटने पड़े थे। तो इन पहाड़ होने के कारण जो पूरा मौसम होना चाहिए कैसा, जो थोड़ा सा और आगे तक देखने मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो लेंथ है पश्चिमी तटीय मैदानों की वो छोटी है और पूर्वी घाटियों की कम है। मतलब वेस्टर्न कोस्ट जो है उसकी लेंथ थोड़ी सी या फिर आपकी विड्थ लेस है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये समझ लिया तो इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। आपको बस कैरेक्टरिस्टिक समझनी है कि भाई कोस्टल प्लेन्स हम कहेंगे किसको, कोस्टल प्लेन्स वो लो लाइंग एरियाज होंगे जहां से क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। तो आप अगर किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चले जाएं या हिमालय के किसी जगह के पास चले जाएं तो वहां देखने मिलेगा आपको कि भाई ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पे जो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वहां पे एक्सट्रीम होगा। लेकिन किसी तट के पास जाएंगे तो वैसा क्लाइमेट नहीं होगा, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होगी, वहां मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो ऐसे रीजंस को हम कोस्ट कह देते हैं। तो याद रखेंगे ईस्टर्न की कितनी है, 100 से 130 किलोमीटर, 100 से 130 किलोमीटर। इसके अलावा एक्सटेंड फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा से निकलकर आपका कन्याकुमारी तक का जो रीजन है इसको आप क्या कह देते हैं, इसके पास वाला जो रीजन है, मतलब जो मैदान पर हो, पानी के अंदर नहीं बात कर रहे हैं, पानी वाला तो क्या हो गया, वो तो सी हो गया या बे हो गया। लेकिन जब हम जहां से भूमि चालू हो गई उसकी बात कर रहे हैं जो कि कितना हो, 100 से 130 किलोमीटर का हो। ये बात समझ गए आप? तो इट इज मार्क्स बाय द डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक द महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। अब जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरबन डेल्टा है वहां से चालू होकर महानदी के डेल्टा के द्वारा, गोदावरी के डेल्टा, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के डेल्टाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो उनके डेल्टा रीजन होते हैं। तो डेल्टा को भी समझेंगे आगे चल के कि भाई डेल्टा और एस्चुरी में फर्क क्या होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि भाई जो भी आपके पूर्वी तट होते हैं, जो भी आपका पूर्वी तट है, यहां पर जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और यहां पर जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा डेल्टा और एस्चुरी का अंतर क्या होता है। आप लोग नहीं बनेगा तो फिर मैं अगली क्लासेस में डिस्कस करूंगा ही, जब रिवर्स हम पढ़ेंगे तो ये जो है यहाँ से पूरा का पूरा कावेरी तक वाला रीजन है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स इस चिल्का लेक, इसी के बीच में जो पूर्वी तटीय मैदान है, इन पूर्वी तटीय मैदान में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको क्या कहा जाता है, चिल्का लेक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एंड द पुलिकट लेक, ये भी लार्जेस्ट लगून है। तो ये महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, इसी में आ जाता है चिल्का झील और पुलिकट झील, जिसको लगून झील भी कहा जाता है। लगून क्या होते हैं इनको भी आगे धीरे धीरे हम समझेंगे, बस लगून को थोड़े से शब्दों में बता दे रहा हूं। ऐसा कोई पार्ट है, अगर हम देखते हैं तो भाई यहां पर आपको मिलता है क्या, यहां पे मिल जाएगा आपको ये लेक, ये चिल्का लेक है यहाँ पे। अब चिल्का लेक में देखने मिलता है कि चिल्का लेक 3 तरफ से भूमि से घिरी हुई है, मतलब from the 3 side it is covered by the land and from the 1 side it is connected to the water bodies। तो ये यहाँ पर किसी से वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, किसी समुद्र से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ तो पूरा पूरा समुद्र है। लेकिन बाकी जगह जो है, ये बाकी जगह किससे कनेक्टेड है, तो बाकी जगह ये आपके लैंड से कनेक्टेड है। तो इस चीज को कहा जाता है लगून, और केरला में ही आम भाषा में इसको कहा जाता है कयाल। तो केरला में लोकल लैंग्वेज में इसको कयाल बोलते हैं और इसको लगून कहा जाता है। तो चिल्का और पुलिकट ऐसे हैं जो पूरा का पूरा कहां पर है, समुद्र को भी टच करते हैं और लैंड को भी टच करते हैं। और लैंड कौन सा होगा, वो पूर्वी तट का होगा। तो अब बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की। तो भाई वेस्टर्न कोस्ट रीजन क्या है, तो ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान में आपको यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग मैदान मिलेंगे। जैसे केरला वाला जो मैदान है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको मलाबार मैदान कहा जाता है, मलाबार तट कहा जाता है। इसके अलावा जो कर्नाटक में उसको कन्नड़ तट भी कहा जाता है, और एक नाम और चलता है कैनरा तट। कैनरा बैंक का नाम सुना होगा तो उससे याद रखेंगे, उसी को कैनरा तट कहा जाता है। इसके अलावा जो गोवा वाला रीजन है, इस गोवा में क्या बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी खाना भी काफी फेमस है। तो कोंकणी जो है उसके कारण ये पूरा महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या बोल देते हैं, कोंकण तट कहा जाता है। इसके अलावा ये गुजरात का ये जो क्षेत्र है इसको काठियावाड़ कहा जाता है। तो ये जो है काठियावाड़ कहा जाता है, और इसके ऊपरी वाला जो क्षेत्र है इसको कच्छ तट कहा जाता है। ये पूरा कंबाइनली गुजरात के तट के तार से फेमस है। मतलब गुजरात प्लेन्स के बाद कोंकण प्लेन्स के बाद कैनरा प्लेन्स के बाद मलाबार प्लेन्स। तो देख लेते हैं, तो ये कहाँ है, तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। जैसे वो देखा बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाटी के बीच में, तो ये अरब सागर और पश्चिमी घाटी के बीच में। अब देखिए, याद करिए, वहां पर मैंने बताया 130 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ पर 50 to 65 किलोमीटर फैला है। यहीं पर घुमाएगा एग्जाम्स में, तो ये चीज समझ ली, क्योंकि नाम तो मोस्टली बच्चों को पता हो जाते हैं कि भाई मलाबार किसको बोलेंगे, कैनरा किसको बोलेंगे। मेन चीज है फीचर समझ लिए तो चीजें समझने आएंगी, एग्जाम्स में भी लिख पाएंगे। तो चौड़ाई 50 से 65 किलोमीटर है। रण ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला है। वो कहां से फैला हुआ था, तो वो पूरा सुंदरबन डेल्टा से लेकर आपका कन्याकुमारी तक आ रहा था, लेकिन ये कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक आता है। तो रण ऑफ कच्छ काफी बड़ा ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ना है हमको। इसके अलावा इट इज मार्क्ड बाय द एस्चुरी रिवर्स लाइक नर्मदा एंड ताप्ती। अब वो बनाते थे डेल्टा पड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का, महानदी का, कृष्णा का, कावेरी का, गोदावरी का, और ये जो है नर्मदा और ताप्ती का। तो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां मुहाने द्वारा चिन्हित हैं, इन मुहाने को ही एस्चुरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है, इसमें अस्थामुडी लेक है, केरला में आ जाता है, और वेम्बनाड लेक है, ये भी लगून है, ये भी केरला में है। वहां पर आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में आ जाता है। जैसे चिल्का झील उड़ीसा में आ जाती है, लेकिन अष्टमुडी लेक और वेम्बनाड झील ये केरला की बहुत प्रसिद्ध झीलें हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये तटीय मैदान। तो यहां पर आपको ऊपरी वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको आपने बोल दिया कि भाई ये कच्छ तट है, मतलब ये कच्छ प्लेन है। फिर आपका काठियावाड़ है, फिर ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गोवा वाला कोंकण तट है, इसको आप क्या कह देते हैं, कोंकण तट। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर आ जाता है आपका, इसी को कहा जाता है कैनरा तट, और उसके नीचे आ जाता है आपका मलाबार कोस्ट, मलाबार तट जो हमने पढ़ा। इसके अलावा इस तरफ जो तमिलनाडु वाला जो रीजन है, इसको आप देखेंगे तो ये पूरा रीजन जो है इसी को बोलते हैं कोरोमंडल
कोरोमंडल तट। ये कहाँ तक है कोरोमंडल तट? तो कुछ आंध्र प्रदेश तक वाला भाग और तमिलनाडु पूरा, और उसके बाद पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, और उत्तरी सरकार के पास ही आपको उत्कल तट भी मिलता है। तो ये नाम याद रख लेंगे, उत्कल तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल। मतलब नॉर्दर्न सरकार, उसके ऊपर उत्कल और नीचे कोरोमंडल। यहाँ पे मलाबार, कैनरा, कोंकण और आपका कच्छ, काठियावाड़ और कच्छ कहलाता है। तो इस तरीके से आप इंडिया के अलग अलग रीजन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो कच्छ एंड काठियावाड़ कहाँ होगा? गुजरात में होगा। कच्छ और काठियावाड़ तट गुजरात में। इसके अलावा कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में हो गया। फिर कैनरा या कन्नड़ कोस्ट कर्नाटक में। कैनरा या कन्नड़ तट कर्नाटक में। मलाबार जो तट है ये केरला में। इसके अलावा उत्कल तट उड़ीसा में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश में, जहां तक कृष्णा नदी आती है वहां तक। इसके अलावा जो नॉर्दर्न सरकार है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी से। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मतलब ये पूरा भाग हो गया जहां पे ये चीज खत्म हुई, और वेस्ट बंगाल तक इसको आप बोलेंगे उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। तो ये भी याद रखकर एग्जाम्स में जाएंगे, कोई डाउट आएगा तो पूछेंगे। अब ये पूछ लेते हैं भाई इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनसे क्या फायदा होता है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो देख लिया जाए तो लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर कवर्ड बाय फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर होती है काफी अच्छी उपजाऊ मिट्टी, ऑन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। जैसे राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दीज एरियाज। यहाँ पर बहुत ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। तो भारत के तटीय मैदानों का बड़ा भाग उपजाऊ मिट्टी से आच्छादित है, जिस पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। चावल इन क्षेत्रों की मुख्य फसल है। इसके अलावा कोकोनट ट्रीज ग्रो ऑल अलोंग द कोस्ट। नारियल के पेड़ पूरे तट पर उगते हैं। इसके अलावा ये टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, मतलब आपका पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है ये। इसके अलावा जो फिशिंग है या सी फूड की बात करें, जो लोग भी ऐसे खारे पानी की मछलियां खाते हैं या सी फूड खाते हैं, केकड़े खाते हैं, क्रैब खाते हैं, उनके लिए तो ये जन्नत जैसी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे सी फूड्स देखने मिलते हैं। गोवा इतना टूरिज्म के लिए आगे है। विशाखापट्टनम, मद्रास, ये पूरे कोस्टल प्लेन्स जो है, बॉम्बे को भी ब्रिटिशर्स ने क्यों चूज किया था? क्योंकि वो सी के पास हुआ करता था। तो ये कोस्टल प्लेन्स वाले जो रीजन है, इनका डेवलपमेंट काफी हाई है। कोलकाता को देख लीजिए, समुद्र के पास है। मुंबई को देख लीजिए, समुद्र के पास है। मद्रास को देख लीजिए, अब चेन्नई हो गया, समुद्र के पास है। इसके अलावा पुडुचेरी को देख लीजिए, फ्रेंच कॉलोनीज यहीं पे डिसाइड बनी। अगर हम बात करें जूनागढ़ वाला हो गया, सूरत का जो कोस्ट है, ये भी नदियों के पास है। या तो नदियों के पास चीजें बनाई जाती थी या तो समुद्र के पास बनाई जाती थी। एक दिल्ली ही एकमात्र ऐसी जगह है जो आपको मिलेगा कि कोस्ट में नहीं है और बड़ी जगह है, लेकिन इंडिया के मोस्टली जगह कोस्टल प्लेन्स के पास है। विशाखापट्टनम को देख लीजिए आप, चाहे इसमें यहाँ पे नेल्लोर की बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका मार्मगांव है गोवा के पास, उसका है। मैंगलोर को उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा जो त्रिवनंतपुरम है या कोच्चि है, जहाँ पर वास्को डिगामा भी आया था। तो ये सारी जगह जो थी ये कोस्टल प्लेन्स पे हैं। तो इन क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा समुद्री व्यापार भी होता है। यहाँ पर तट जो बनाए गए, मतलब यहाँ पर आपका जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। टूरिज्म है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं कि भाई क्या क्या सिग्निफिकेंस है कोस्टल प्लेन्स के। इसके अलावा द एंटायर लेंथ ऑफ कोस्ट इज डॉटेड विद बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स विच हेल्प इन कैरिंग आउट ट्रेड। जैसा मैंने बताया, तट की पूरी लंबाई बड़े और छोटे बंदरगाहों से युक्त है जो व्यापार करने में मदद करते हैं। तो ट्रेड के लिए भी फेमस है। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ दीज प्लेन्स आर सेड टू बी कंटेनिंग लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल। अब इन्हीं पे जो कहा जाता है कि इन मैदानों की तलछटी चट्टानों में खनिज तेल, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेसिन है केजी बेसिन, जहाँ से इंडिया में बताया जा रहा है कि भाई सबसे बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस हमें मिलेगी, ये केजी बेसिन रिलायंस ने ले ली है, रिलायंस का क्षेत्र हो गया है। तो ये जो है आपको कहाँ मिल रहा है? ये भी तटीय मैदानों पर ही मिल रहा है। तो ये आपके लिए खनिजों के लिए भी बहुत फेमस है। द सैंड्स ऑफ केरला कोस्ट हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनाजाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मोनाजाइट एक मिट्टी होती है, सैंड होती है। इस मोनाजाइट से क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। और इस थोरियम से, थोरियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब इस रेडियो सक्रिय पदार्थ से न्यूक्लियर प्लांट्स चलते हैं।
तो यहाँ पर विच इज यूज फॉर न्यूक्लियर पावर। केरल की तट में रेत में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट होता है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसके अलावा फिशिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। मछली पकड़ना तटीय क्षेत्रों में रहने के लिए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं। इसके अलावा लो लाइंग एरियाज ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। जो निचले क्षेत्र हैं, गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह किया था, तो नमक सत्याग्रह कहाँ गए थे? दांडी गए थे, वहीं पे तो नमक बनाने गए थे। गुजरात के निचले इलाके नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। केरला बैक वाटर्स आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। केरला के जो बैक वाटर हैं, बैक वाटर्स जो होते हैं ऐसे थमा हुआ पानी होता है जो काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, तो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होते हैं। गोवा प्रोवाइड्स गुड बीचेस, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गोवा अच्छे समुद्र तट प्रदान करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बंदरगाहों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई तरह के मिनरल्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप कोई भी डाउट्स है तो इनको पूछ सकते हैं। तो ये जैसे टॉपिक्स हमने पढ़े, और भी कोई सजेशंस होंगे तो उनके ऊपर भी आगे हम क्लास लेंगे। तो ये ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और भी कोई तरह की समस्याएं हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इन चीज़ों पर आप मुझे बता सकते हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझने आया होगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।